सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, 9th हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी क्षितिज में काव्यखंड में हमारे पाठ जो बाकी हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। कुछ सेक्शन में ये पाठ जो है ग्रामसी पाठ 13 पढ़ा दिया गया है और कुछ में बाकी रह गया है, इसलिए जिनके बाकी रह गया है इसलिए उनको पढ़ाना है, इसलिए सबको ये पाठ वापस समझना पड़ेगा या समझेंगे। जिन्होंने पढ़ लिया है वो दोहरान की तरह देख लें कि ये पाठ का दोहरान हो रहा है और इसमें जो नहीं समझ में आया है वो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और अच्छा सा समझ लें। और इसके बाद वाले जो चैप्टर बाकी हैं, मैं गाय, बच्चे काम पे जा रहे हैं और माटी वाली कृतिका की, ये जो 3-4 पार्ट जो है इनको हम हिंदी के जब पीरियड आते हैं वो टाइम टेबल आपको डाल दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो ग्रामश्री पाठ पढ़ते हैं। ये ग्रामश्री जैसा कि नाम से ही पता है, ग्राम तत्सम शब्द है, ग्राम का मतलब गांव, श्री जो समृद्धि से भरा हुआ हो, जो गांव समृद्धि से भरा हो ग्रामश्री। इसके कवि जो है सुमित्रानंदन पंत है। सुमित्रानंदन पंत का परिचय उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 1900 में हुआ। शिक्षा बनारस में, इलाहाबाद में। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान बुलाने पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उन्होंने छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रानंद पंत काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। वे अपनी जीवन दृष्टि में विभिन्न चरणों में छायावाद एक ऐसा युग है जो हिंदी के 5 भागों में जो बांटा गया उसका एक युग है। इसमें सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं। प्रगतिवादी एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। प्रगतिवादी विचारधारा और अरविंद जो मनीषी है और ये फिलोसोफर विचारक है, इनसे बहुत प्रभावित है। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार हैं। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग दिल की गहराई से इनकी संबंधों की पहचान होती है, क्योंकि प्रकृति की गोद में पले बड़े हुए हैं। क्योंकि जहाँ आप जानते हो कुल्लू, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये ऐसे जीवन है, ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन प्राकृतिक रूप से बिल्कुल पला बड़ा होता है। प्रकृति में ही जीवन पलता फूलता है। नदियाँ हैं, झरने हैं, हरियाली है, बर्फ़ है, हिमालय की वादियाँ हैं। तो ये हिमाचल उत्तरांचल का ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपनी पूरी वैभव और समृद्धि से फैला हुआ है और देखते ही उसकी प्रकृति की शोभा बनती है और अद्भुत छवि होती है। तो इस गांव में ये रहे हैं, इसके गांव के पास का वातावरण कैसा होगा तो उसका वर्णन भी उन्होंने प्राकृतिक रूप से कहा है। तो इनकी अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविताओं को एक नवीन अभिव्यंजना दी है, प्रस्तुति दी है, काव्य भाषा समृद्ध किया है और ज़्यादा उनको समृद्धि दिलाई। भावों की अभिव्यक्ति, सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शिल्पी कहा जाता है। शब्द शिल्पी, वर्ड फॉर्मेचर जिसको कहते हैं, स्ट्रक्चर जैसे ढांचा बनाने वाला आर्किटेक्चर होता है, मंजिल बनाने वाला बिल्डिंग बनाना होता है, इसी तरह से ये शब्द शिल्पी, शब्दों के कारीगर है। ग्रामसी कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा, ऐसी खुशबू, ऐसी प्रकृति की सुंदरता जो एकदम से मन को लुभावनी है, उसकी समृद्धि का मनोहारी, मन को हरण करने वाली, मन को चुरा लेने वाली वर्णन किया है। खेतों में दूर दूर तक फैली लहलाती फसलें, जैसे अभी तक देखते हो आप, मेवाड़ भी है, अपने राजस्थान की मेवाड़ धरती भी हरियाली से और प्राकृतिक संपदा से भरी हुई है।
तभी खेतों में धान के खेत लहला रहे हैं। फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ, देख लो अभी आम तो अभी गर्मी में बसंत में आएंगे, लेकिन अभी मटर है, दाढ़ी में है, अनार है, सीताफल अभी खूब आए, अभी गेहूं की बालियाँ आएगी, अभी खेतों में गेहूँ लाल हरे हरे एकदम से घास बिछी हुई जैसी है। तो फल फूलों से आंवला लदा हुआ है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, कितनी तरह की संपत्ति प्राकृतिक रूप से बिखेर रही है। तो पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती, वहाँ गंगा के किनारे बह की जा रही, तो गंगा के तट ऐसे ही वैसे ही पूरे समृद्ध होते हैं। गंगा जहाँ जहाँ निकलती है वहाँ समृद्धि अपने आप होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति के रूप से पानी पूरा मिलता है प्रकृति को, और वो अपनी वैभव को, अपनी समृद्धि को और फैलाती है। सुंदर रेती में कवि को रोमांचित करती है। कवि रोमांच की अभिव्यक्ति है कविता है, और कवि को जो रोमांच हो रहा है उसको देखने से आनंद, रोमांच ऐसा है वो रोंगटे खड़ा करना, और वो आनंद की रोमांच अवस्था है। तो इसमें यही बताया गया है, इसको समझेंगे। देखो जैसे गांव का एक सुंदर दृश्य, इतना बढ़िया सुंदर गांव देखते ही बनता है, आप दूर दूर तक देखते जाएं। पहाड़ है, खेत है, खलियान है, उसके बीच में घर है। ऐसे सुंदर गांव देखते ही मन में रहने का मन हो जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जीवन की निर्भीकता और आनंद, उसकी खुशहाली, समृद्धि, आपसी भाईचारा, प्रेम, ऐसे गाँव का पहला समृद्ध गाँव हुआ करते और अभी भी है। इसके पंक्तियां हैं। फेली खेतों में दूर तलक, तलक यानी तक, मखमल की कोमल हरियाली, कोमल कोमल हरियाली, मखमल की समान कोमल, एकदम से रोए वाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि, सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, ऐसे कितने मार्तंड, ऐसे कितने इसके पर्यायवाची है। किरणें ऐसी फैली हुई है प्रकृति में, एकदम से सूर्य की किरणें आई जैसे चांदी की सी उजली जाली, जैसे चांदी की सफ़ेद सफ़ेद जाली हो, क्योंकि एकदम से जो पेड़ पौधों में से छन के एकदम से धूप आ रही है, एकदम से चांदी की जाली की तरह लग रही है। चांदी की उजली है ना, धवल जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर, तिनकों के तिनके हैं, एकदम बसंत का महीना है, हरे हरे तिनके हैं, क्योंकि कौपले फूटी है उसमें से, तो उसमें हिल रहा हरित रुधिर, हरित है ना हरा हरा, रुधिर है ना खून, झलक रहा है। तो उससे धूप एकदम पड़ रही है, उसमें से जो हरी हरी कौपले हैं, हरी हरी एकदम तने हैं, तो हरियाली एकदम से उसकी हरी हरी टहनियों में एकदम से वो जो जैसे अपनी नब्जों में, अपनी नाड़ियों में रुधिर दिखता है, वैसे ही उनकी पेड़ पत्तों की एकदम से हरी हरी नाड़ियाँ दिख रही है। तो एकदम से हरा हरा खून हो जैसा दिख रहा है, झलक रहा है, दिख रहा है, रुधिर ने खून। श्यामल भूतल पर झुका हुआ है, श्यामल यानी समृद्ध, भूतल यानी धरती पर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है? हरे भरे जो नीले रंग के मिश्रित है वो श्यामल, एकदम से शस्य श्यामला, भूतल यानी पृथ्वी पर झुका हुआ है। नभ का चिर निर्मल फलक, नभ जो आकाश है उसका चिर निर्मल फलक, निर्मल एकदम मल रहित, एकदम साफ, नीला नीला फलक जो है, फलक जो कहते हैं जैसे चंदोबा होता है, ऊपर ताना गया वस्त्र होता है, जैसे टेंट का तंबू का ऊपर का जो वस्त्र होता है उसको चंदोबा भी बोलते हैं और नीला फलक भी बोलते हैं। तो ये आसमान है एकदम नीले फलक की तरह, जैसे टेंट तंबू लगा दिया और उसका चंदोबा हो, वैसे ये पूरा आसमान ऐसे किसी ने खींच रखा है, ऐसा नीला नीला लग रहा है। ऐसे नीचे समृद्धि और ऊपर आसमान की नीला फलक, इस तरह से इसको बताया। रोमांचित सी लगती वसुधा, रोमांचित कर देने वाली, जिसको कहते हैं एकदम से रोंगटे खड़ा देने वाली। वसुधा यानी धरती, भू वसुधा धरा, आई जो गेहूँ में बाली, जो और गेहूँ अभी इसकी फसल होती है, तो बसंत महीने में पकते पकते पूरी हो जाती है। तो गेहूँ की बाली में आगे फोटो बताता हूँ। गेहूँ की उमियाँ होती है, जो गेहूँ की फसल पकने के बाद उसके जो ऊपर मोजर होती है उसमें गेहूँ के दाने होते हैं, उसको गेहूँ की बाली कहते हैं। अरहर की दाल, सनई जो होता है एक पौधा होता है जिससे उसकी धागे महीन महीन रेशों से उसकी रस्सी बनती। तो ये वो सूखने के बाद एकदम से वो सुनहरे कलर की हो जाती है, और उसमें जैसे अरहर की और सनई की
फसल पक जाती है और सुनहरे कलर की सूखने के बाद होने के बाद में उसमें जो दाने होते हैं वो एकदम से यूँ हवा के आने पर चुनन चुनन एक गुन 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 एकदम घुंघरियों की तरह बजते हैं, जैसे किंकड़ियाँ, जैसे किंकड़ियाँ कहते हैं घुंघरू। और वो भी युवती और युवतियाँ जो होती है उनके कमरबंद में लगाया जाता है, उसके घुंघरू होते हैं, जैसे चलती है तो वो चुनन चुनन करके बजती है, वैसी ये खेतों में अरहर और सनई की किंकड़ियाँ बज रही है शोभाशाली। ये मानवा इसमें इसका जो वर्णन किया गया है बिल्कुल एकदम से अच्छा सा वर्णन किया गया है। अलंकार मानव अलंकार है इसमें, और ये अलंकार से भरी हुई और शिल्पी है ना, शब्द शिल्पी है, तो ये उपमा भी है इसमें, अनुप्रास भी है, और अच्छे अच्छे से उसको मानवीकरण करके इसका वर्णन किया गया है। जैसे मानव किसी प्रकृति के चित्र को मानव के रूप में देखा जाए कि जैसे ये जो किंकड़ियाँ हैं, ये जो अरई और सोने की तरह लग रही और इसकी बजरी, ये मानवीकरण अलंकार है इसमें। देखो शोभाशाली शोभावान लग रहा है। उड़ती भीनी तेलाक गन, और तेलाक तेने तेल से भरी हुई जो सरसों की फूली पीली पीली फसलें हैं, वो फूल आ गए, उसके फसल पकने की जो तैयारी होती है उससे पहले फूल आते हैं, फिर बीज आते हैं, तो उड़ रही है इसकी तेलाक तेने तेल से भरी हुई गंध, भीनी भीनी उड़ रही है, एकदम से अच्छी लग रही है। फूली सरसों पीली पीली, और सरसों के जो फूल हैं पीली पीली, वो खिल के फूल उसमें खिल गए हैं, उसमें से तेलाक गंध निकल रही है। सरसों के फूल कितने अच्छे होते हैं, मैं सबके फ़ोटो आपको आगे बताता हूँ, इसमें PDF में डाल रखे। लो हरित धरा से झांक रही, और आप लो देखो हरित यानी हरी हरी धरा, धरती से झांक रही है। नीली कली तीसी नीली, नीलम की कली, नीलम की जैसे कली होती है ना, नीलम की कली तीसी नीली। नीलम एक पौधा होता है, उसकी नीली नीली इस फूल की खिलता है, आधा सा खिला होता है, तुमने देखा होगा, तो वैसी कली खिली हो ऐसा लग रहा है। तो इसमें भी अलंकार भी है। देखो लो हरित धरा से जाग रही, नीलम की सी नीली कली तीसी कली, तो नीलम एक रत्न भी होता है, तो नीलम के रत्न के समान शनि का जो मुद्रिका होती, शनि का जो रत्न होता है नीलम होता है, तो नीलम इतना आकर्षित करने वाला होता है, तो नीलम के समान वो नीली नीली कली खिल गई और हरित धरा पे, हरी हरी धरती पर, तो ऐसा बहुत सुंदर सुहावना दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे देखो ये गेहूं की बालियां हैं, गेहूं की खेती है, और गेहूं की फसल दूर तक हरा हरा एकदम से खेत के दिख रहा है, हरियाली दिख रही। और इस तरह से इसमें देखेंगे ये गेहूं की बालियां हैं, और ये जैसे अरहर, ये अरहर होता है, ये सनई होती है, ये अरहर की, इसमें अरहर की दाल बनती है, और ये सनई होती है, तो ये लंबी लंबी खड़ी होती है वो खेतों के बीच में किनारे, इससे वो रस्सियाँ बनते हैं, और फिर इससे रस्सी बनाई जाती है, और इसके दाने भी काम आते हैं ये गायों को खिलाने के लिए, और अरहर की दाल अपने खाने के लिए होती है ये अरहर की। और इसकी अरहर की जो किंकड़ियाँ हैं ये ऐसी लग रही जैसे किसी ने कमर में बंद बांध रखा हो, जैसे किंकड़ियाँ हैं ये मोती से जड़ी हुई घुंघरू वाली। और ये सरसों के पीले पीले खेत है, इसमें ये जो परसों के पीले खेतों में फूल खिले हुए हैं, उनमें से तेलाक गंध निकल रही है, वो कितनी मनोहारी और सुंदर लग रही है, इसका वर्णन है ये पूरे अच्छे अच्छे से फ़ोटो मैंने कलेक्ट करके आपके लिए डाले हैं। फिर इसकी आगे की पंक्तियाँ बढ़ेंगे। रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रंग रंग तरह तरह के फूलों से रिलमिल यानी मिला हुआ, एकदम फूलों से मिश्रित। हंस रही सखिया मटर खड़ी, जो जैसे 4-5 सखियाँ होती है और कहीं बात करती है तो हंस हंस के बोलती है, वैसे ही खेतों में मटर की जो फलियाँ खिली हुई हैं वो ऐसे लग रही है जैसे सखियाँ बात कर रही है। इसमें भी मानवीकरण अलंकार है। तो रंग रंग की जो फूलों से रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी, फूल तो ऐसे खिल रहे हैं जैसे रंग बिरंगे महल मन मिल गए हो, और मटर की जो सखियाँ है वो ऐसी लटकी हुई जैसे मखमल की पेटियाँ लटकी हुई हो, मखमल पेटियों पे मखमल लपेट रखा, और वो पेटियाँ ऐसी पेटियाँ लटक रही एकदम से भरी हुई दानेदार मटर की खेती है। छिमिया छिपे बीज खड़ी, और जो
छिमिया है वो अपने बीज को छिपाए खड़ी हुई है। मटर की पेटियों में जो मटर के दाने हैं वो छिपाए हुए एकदम से खड़ी हुई है खेत के बीच में। फिरती है रंग रंग की तितली, और ऐसे फूलों पर, ऐसी खुशबूदार वनस्पतियों पर और पौधों पर जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वह उनके ऊपर मंडरा रही है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर, रंग तरह तरह के फूलों पर रंग रंग की जो तितलियां हैं और उन पर जैसे तिलमिल, सखिया मटर खड़ी है, छिमिया, रंग रंग की तितलियां हैं रंग रंग के फूलों पर, तरह तरह के फूलों पर वो मंडरा रही है। फूले फिरते, फूले, फूल तो एक तो फूल, और फूले यानी खुश होना, प्रसन्न होना। फूले फिरते फूल स्वयं, तो फ की मात्रा है, अनुप्रास अलंकार है। रंग रंग डबल बार, ये पुनरुक्ति प्लस अलंकार पुनरुक्ति। रंग उड़ उड़ वृंतों से वनंतों पर, एक डाली से दूसरी डाली पर, और जो तितलियां हैं खुश होकर एक फूल से दूसरे फूलों पर उड़ रही है, उनका रस और उनकी जो मधुपान कर रही है, तो इसलिए फूल भी खुश हो रहे हैं। फूले फिरते फूल स्वयं, एकदम से हवा की झोंकों से जो फूल है खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। फूले 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 नहीं समाना मुहावरा होता है, तो फूले नहीं समाने का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। तो स्वयं फूल अपने आप में समा नहीं रहे, इतनी उनकी सुंदरता है जहाँ तितली आके बैठ रही है। इस तरह से ये है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत स्वर्ण मंजरियों पर, रजत यानी चांदी और स्वर्ण यानी सुनहरी। तो आप बसंत ऋतु में देखते हो कि आम के जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर जो फूल आते हैं हर बसंत ऋतु से पहले, जब आम पकने को होते हैं उससे पहले फूल आते हैं। हर वृक्ष के ऊपर पहले फूल आते हैं फिर बीज आते हैं। तो आम के ऊपर भी जो पहले फूल आते हैं वो सोने और चांदी के जैसे होते हैं उनके कलर, और उनको मंजरी बोलते हैं, आम्र मंजरी। और उनके आम्र मंजरी के ऊपर ही आप देखा होगा कोयल उनके बैठती है ऊपर और गीत गाती है, मस्त खुशबू, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और उनकी महक भी अच्छी आती है, और महक और खुशबू के बीच में वो अपने गीत गाती है क्योंकि बड़ी प्रसन्न रहती है कोयल। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र की तरु डाली, लद गई है ना फल फूल गई, एकदम समृद्ध हो गई। आम्र की है ना आम की, तरु की डाली, तरु आम के पेड़ की डाली, तरु विटप वृक्ष तरु है। जर रहे ढाक पीपल के दल, और ढाक और पीपल के जो दल है उनके पत्ते जो हैं वो झड़ रहे हैं, क्योंकि बसंत ऋतु है तो उसमें वो आम और ढाक और पीपल और वट वृक्ष है, ये पत्ते थोड़े मजबूत और अच्छे वाले होते हैं, बड़े मोटे होते हैं, तो ये धीरे धीरे झड़ते हैं। हल्के पतले पत्ते वो पहले झड़ जाते हैं बसंत में, तो ये अब झड़ रहे हैं धीरे धीरे। ढाक और पीपल के दल जो झड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नए नए प्रकृति वस्त्र धारण कर रही। हो उठी कोकिला मतवाली, और इन सबको देखकर कोकिला है ना कोयल, कोयल पीक मधुर हो, मस्त मतवाली होकर गीत गा रही, मधुर मधुर गुनगुना रही, कुहू कुहू कर रही। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल जो होता है जंगल में इसकी सब्जी भी बनती है, मुकुलित अच्छे प्रसन्नचित हो गए, और जामुन जो पेड़ों पर अच्छे से उनकी खुशबू फैल रही है और वो एकदम से समृद्ध हो गए, अधपके कलियों से युक्त हो गए, क्योंकि एकदम से वो उनकी पकने की अवस्था आ गई। जंगल की जरबेरी, जंगल का जो बेर होता है उसको जरबेरी कहते हैं। एक तो स्वर्ण कलर का, सुनहरे कलर का बोर होता है, वो चमेली बोर होता है, और एक जरबेरी होती है जो बिल्कुल ग्रीन होती है और बड़ा बड़ा सा बोर होता है। वो दोनों ही बोर मैं बताऊंगा इस PDF में। जंगल की जरबेरी झूली, हवा से एकदम से झूलने लगी, इन्हें वो समृद्धि पाकर एकदम से खुश हो रही है। फूले आड़ू, आड़ू जो होता है आड़ू का खट्टा मीठा सा आलू के जैसा होता है बड़ा सा, लेकिन वो एकदम से उसमें रोएदा एकदम गुदा वाला एकदम से आड़ू होता है खट्टा मीठा सा। नींबू आप जानते हो, दाड़िम कहते हैं अनार को, दाड़म जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, दाड़िम अनार। आलू गोभी बैंगन मूली, तो ये सब फूले हुए हैं, एकदम से समृद्ध हैं, ये सब इनकी सब की खेती हो रही है, यानी पौधे हैं, वनस्पति हैं, अनाज है, सब्जियां हैं, फलदार वृक्ष है,
सब अपने समृद्धि की ओर है। मतलब खेत, गांव का जो खेत है वो बिल्कुल प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, वनस्पति और साग सब्जियों से, अन्न धन्य धान्य से सबसे भरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता भी आगे आएगी। तो ये अभी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं, इनसे भरी हुई सब चीज़ें इस खेती के बारे में बता रहे हैं कवि। मीठे मीठे अमरूद, अमरूद मीठे मीठे हैं। अमरूद अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई, और लाल लाल चित्तियाँ होती हैं, उनके अंदर लाल लाल धारी रेशे होते हैं। वो अमरूद बड़े मीठे होते हैं और दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और सुनहरे मधुर बेर है, एक तो जरबेरी और एक ही सुनहरे बेर है, वह भी आते हैं इसी ऋतु में। तो सुनहरे बेर भी पक गए और वह भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और आंवली से तरु की डाली पर, आंवली, आंवला जो होता है उसकी आंवली छोटा सा, उसका छोटा रूप होता है आंवली, तो उसकी भी छोटे छोटे आंवले आ गए और वो उसकी डालियाँ लदी पड़ी हुई है। डाली जड़ी जड़ी है ना, जड़ रही है, मतलब उस पर आंवले आंवले लग रही है, उन जड़ी पड़ी है ना, उनका पूरी आंवलियों के पौधे एकदम से, वृक्ष कहलाते हैं पौधे तो नहीं, तो वो एकदम से भरे पड़े हैं। लह लह पालक, और पालक जो इसकी सब्जी बनती है, भाजी होती है, तो पालक और मेथी, बथुआ, इनकी बहुत अच्छी आयरन भी, और आयरन के सूत्र भी होते हैं, और ये इनकी सब्जी के पराठे और इनकी सब्जियां बनती है साथ में। तो लह लह पालक, पालक लहला रही है। मह मह धनिया, धनिया की महक आ गई, एकदम खुशबू आ रही भीनी भीनी। लौकी और सेम फली फैली, लौकी जो आल जिसको कहते हैं वो, और सेम फली जो अभी आती है सर्दी में आती है, वो भी बहुत अच्छी फली होती है, वालोल जिसको कहते हैं। सेम फली फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई इसकी लताएं फैल रही है, क्योंकि लताओं पे लगती है। मखमली हुए टमाटर लाल, और लाल लाल कलर के जो टमाटर हैं मखमली, उनकी इतने सॉफ्टी है, ऊपर की स्किन उनकी ऐसे मखमल है, लाल लाल टमाटर एकदम मखमली, जो कच्चे थे हरे थे और अब एकदम से लाल से हो गए। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और उसके साथ भी मिर्ची जो होती है वो एकदम से, एक छोटी मिर्ची पतली मिर्ची होती है और एक बड़ी मिर्ची होती है जो भरमा बनाते हैं, और इसके मिर्ची बड़े भी बनते हैं। वो मोटी सी जो थैली नुमा बन गई, एकदम से फूल गई है, क्योंकि मिर्ची एकदम से पूरी परिपक्व होने के बाद सूखती है तो एकदम से फूल जाती है बड़ी वाली, और एकदम से थैली नुमा हो गई है। तो ये सब इसका वर्णन यहाँ तक इसने कवि ने किया है, और बड़े अच्छे ढंग से किया है। इसको आपने समझा, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछना। लगभग अच्छे 20-25 मिनट का ये अपने हो गया इसकी शब्दार्थ है, और इसकी जो भी आपको समझ में नहीं आया वो पूछना। इसके क्वेश्चन आंसर अगले PDF में आधा हुआ बचा हुआ लेसन है, वो अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसके पहले वाले 2 पद जो हैं, 2 पद जो फैली खेतों में दूर तलक से लेकर, ये दोनों पद इसके आप, इन दोनों की आपको व्याख्या करनी है, इन दोनों की व्याख्या करनी, इसकी व्याख्या करनी है, इन दोनों की व्याख्या करनी, 1 और 2 सप्रसंग व्याख्या करें। ये आपका होमवर्क है। इसकी क्वेश्चन आंसर अगले बताएंगे, जब तक इन दोनों की व्याख्या करनी है आपकी, 1 और 2, ठीक है। ये आप इसका होमवर्क करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता पिता का कहना मानें, और रिटर्न वर्क, होमवर्क करते रहें घर पर। इसी के साथ आपको बहुत बहुत सुरक्षित रहते हुए अपना काम करें घर पर। धन्यवाद।